Hello friends, good morning. My name is Milan Dolaria. In this video we start our new chapter number 4, measures of dispersion. Okay, so first of all we learn about the theory part of this chapter. So first of all start with the meaning of dispersion. What do you mean by dispersion? We already learn about the measures of central tendency, right? So right now we need to learn about the measures of dispersion. So here, first of all, read this paragraph. This is the main introduction of this chapter. Okay, we have studied classification, tabulation, and measures of central tendency of collected data in preceding 3 chapters. Okay, second chapter अभी हमारा पेंडिंग है जो टेबुलेशन वाला है. Okay, as we know how any measures of central tendency or average of data represent summary or central value of the data. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने देखा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या करके देती है, तो जो पूरा ऑब्जर्वेशंस होता है उनकी एक सेंट्रल वैल्यू देता है. जो सेंट्रल वैल्यू है वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, राइट. ऐसी सेंट्रल वैल्यू हमें मिलती है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके. So it may happen that some observation of the data are very near to central value whereas some are very far. तो उससे क्या होता है कि वो जो सेंट्रल वैल्यू है उससे कुछ जो डेटास होते हैं उनसे नियर बाय होते हैं, कुछ वैल्यू उनके नियर बाय होती है, और उसी डेटा में कुछ वैल्यू है जो उनसे बहुत दूर रहती है, राइट. क्योंकि सेंट्रल वैल्यू तो हमें क्या देती है, एवरेज देती है. तो ये भी हो सकता है कि कुछ वैल्यूज है वो उनसे बहुत दूर हो. अब उनसे क्या प्रॉब्लम होती है वो भी हमें देखना है, और यही हम यहाँ पे मेज़र करेंगे. सो इट इज़ यूजफुल टू नो हाउ द ऑब्जर्वेशन आर स्कैटर्ड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि सभी वैल्यू है वो सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर दूर है. तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर वेरी यूजफुल इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ओनली दिस मेजर्स आर नॉट सफिशिएंट. ओके, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स में, तो उनको हम ऐसे रिस्क के साथ नहीं छोड़ सकते, राइट. तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि सभी ऑब्जर्वेशन है और सेंट्रल वैल्यू से कितने दूर है. ओके, सभी हमारे ऑब्जर्वेशन है वो सेंट्रल वैल्यू से कितने दूर है वो हमें जानना पड़ेगा. वो हमें आइडेंटिफाई करके कौन देगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ओके, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम यही देखने वाले हैं कि सभी जो ऑब्जर्वेशन है उनकी सेंट्रल वैल्यू से कितने दूर है. अब इनसे प्रॉब्लम क्या होती है उनके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल है. टेक्स्ट बुक में एक फिगर है इनके ऊपर, हालांकि यहाँ पे पीडीएफ में नहीं है. उस पीडीएफ में एक फैमिली खड़ा हुआ है और एक बीच में एक तालाब जैसा है, रिवर जैसा है. ओके, फॉरेस्ट की साइड से वो फैमिली आ रही है, उनके गांव वापस जाना है, लेकिन बीच में पूर आ गया है. ओके, तो फैमिली को इतना पता है कि वो जो रिवर है आगे, अब फैमिली को उनके घर जाना हो तो वो रिवर क्रॉस करके जाना है, ब्रिज अवेलेबल नहीं है. ओके, विलेज है इसलिए विलेज में तो ज़्यादा ब्रिज नहीं होते, तो रिवर को क्रॉस करके जाना है, राइट. अब रिवर को क्रॉस करके जाना है तो फैमिली को इतना तो पता है कि ये जो बीच में रिवर है उनकी एवरेज डेप्थ है वो 150 सेंटीमीटर है. एवरेज डेप्थ कितनी है, 150 सेंटीमीटर. ओके, और उनको ये पता है कि उनकी फैमिली जो है उनकी एवरेज हाइट 125 है. रिवर की डेप्थ कितनी है, 150, और फैमिली की हाइट कितनी है, 125. तो लोग क्या सोच रहे हैं, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई, कि जो उनको वो ये आइडेंटिफाई करे कि जो उनकी डेप्थ है रिवर की वो 100 है, 100 सेंटीमीटर डेप्थ है, और उनकी फैमिली की जो एवरेज हाइट है वो 125 सेंटीमीटर है. ओके, रिवर की डेप्थ कितनी है, 100 सेंटीमीटर, और फैमिली की एवरेज हाइट है 125 सेंटीमीटर. तो ये सोच रहे हैं कि हम तो आसानी से निकल जाएंगे, राइट, क्योंकि जो रिवर की डेप्थ है उससे ज़्यादा हाइट है उनके फैमिली मेम्बर्स की. तो वो क्या सोच रहे हैं कि हम इजीली निकल जाएंगे. बट एक चीज़ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया गया है कि एवरेज डेप्थ 100 सेंटीमीटर है. एवरेज डेप्थ 100 सेंटीमीटर है, उसका मीनिंग ये तो नहीं है कि सभी जगह पे डेप्थ 100 सेंटीमीटर ही हो. उस रिवर की जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 150 सेंटीमीटर है. ओके, मतलब कुछ जगह पे डेप्थ कम है, कुछ जगह पे डेप्थ ज़्यादा है, तो एवरेज है वो 100 सेंटीमीटर है,
बट जो एग्जैक्ट सेंटर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेप्थ है 150 सेंटीमीटर, और उनकी फैमिली में जो एक छोटी सी गर्ल है उनकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। अब यदि वो फैमिली रिस्क लेती है, वो ये सोच रही है कि हमारी एवरेज हाइट ज़्यादा है तो हम निकल जाएंगे, तो वो जो छोटी सी बच्ची साथ में है उनकी एवरेज हाइट 90, उनकी हाइट एक्चुअल हाइट 90 सेंटीमीटर है और एक्चुअल डेप्थ एग्जैक्ट सेंटर में है 150 सेंटीमीटर। तो क्या रिजल्ट आएगा वो आप सोच सकते हो, राइट। तो एवरेज से ये प्रॉब्लम रहती है। एवरेज मतलब ऐसा नहीं कि सबकी यही हाइट हो, सबकी यही वैल्यू हो, कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ वैल्यूज़ कम भी हो सकती है, राइट। सो इनके लिए ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्टेटिस्टिक्स में कि सभी जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने फार अवे है सेंट्रल वैल्यू से। तो वो हमें जो देगा वो देगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसी को बोला जाता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन है वो रीड करते हैं। A measures which shows how far the observation of the data are scattered from the measures of average is termed as dispersion. Okay, a measure which shows how far the observation of data are scattered from the measure of average is termed as dispersion. मतलब कि सभी ऑब्जर्वेशन है वो सेंट्रल एवरेज से कितने फार अवे है वो आइडेंटिफाई करेगा measures of dispersion. Okay, after that यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। सबसे पहली बात आपको ये क्लियर कर दूँ कि इस चैप्टर की थियरी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके सम्स ही इम्पोर्टेंट है। मेन आपको जो ध्यान में रखना है वो इनके फॉर्मूलास रखने हैं। ओके, थियरी में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बहुत कम रेयरली पूछा जाता है। ओके, तो सिर्फ थियरी के कॉन्सेप्ट हम एक बार देखेंगे और अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे, बाकी इनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो हम थोड़ा जल्दी भी देखेंगे और इसको डीपली ज़्यादा नहीं देखेंगे, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर ऊपर से इनको समझ लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। ओके, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्या क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ अ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन शुड बी क्लियर और अनएम्बिगियस। ओके, जो डेफिनेशन है डिस्पर्शन की वो कैसी होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। ओके, और परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, सेकंड है इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूटेड, जल्दी समझ में आए वैसी और हम इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सके वैसी होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, सभी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखे वो भी जरूरी है। इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, फर्दर जो कैलकुलेशन है उनके लिए भी काम आए वैसे होनी चाहिए। इट शुड बी स्टेबल मेजर इन द सेंस दैट इफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ इक्वल साइज आर ड्रॉन एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर ऑब्टेन्ड, द वैल्यू ऑफ दिस मेजर शुड बी ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल द सैंपल्स। ओके, न्यू सैंपल्स यदि हम ऐड करते हैं तो भी जो ज़्यादा चेंजेस ना है वैसे वैल्यू मिलनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। ओके, उनकी जो वैल्यूज़ है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा और सबसे कम ऑब्जर्वेशन को ऐड किया जाए तो उनकी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आनी चाहिए, राइट। आपको मीन शायद पता हो कि मीन में क्या होता है कि कोई एक बड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप ऐड कर दो तो सडनली मीन का आंसर जो हो इंक्रीज हो जाता है, और बहुत ही छोटा सा ऑब्जर्वेशन डाल दो तो सडनली उनका आंसर है वो बहुत लो चला जाता है, राइट, कम हो जाती है वैल्यू। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये है डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। आफ्टर दैट जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, सो एब्सोल्यूट मेजर में क्या है, ये सभी इससे हम डिस्पर्शन ही फाइंड करने वाले हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ही फाइंड करेंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। बट एब्सोल्यूट मेजर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले रीड करो। अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन which is expressed in the same unit in which the observation of the data are expressed is called absolute measures of dispersion. ओके, अब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि एब्सोल्यूट मेजर में जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करते हैं उनका यूनिट सेम ही आता है जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन का यूनिट है वो। ओके, मेजर ऑफ डिस्पर्शन मतलब सभी ऑब्जर्वेशन कितने फार अवे है वो उनका यूनिट जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन का यूनिट जो होता है वही रहता है, वो है एब्सोल्यूट मेजर। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी हुई है कि जब दो या ज़्यादा डेटा दिए हो वो भी डिफरेंट यूनिट के साथ,
तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के यूनिट भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यदि सबके यूनिट डिफरेंट है तो हम उनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, राइट। हम ये नहीं बोल सकते कि 5 kg से 500 ग्राम ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे यूनिट डिफरेंस है। ऑलरेडी 5 kg बड़ी वैल्यू है, राइट। तो यदि यूनिट साथ में आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट रहते हैं डेटास के, तो हम इजीली उनकी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रॉब्लम फेस होती है एब्सोल्यूट मेजर के साथ। ओके, तो एब्सोल्यूट मेजर क्या है कि यूनिट जो है वो जो ऑब्जर्वेशन है उनका ही यूनिट यहाँ पे फॉलो होता है। An absolute measure is not useful for comparison purpose of variability of two or more sets of data having different unit of the measurement. ओके, डिफरेंट यूनिट हो तो फिर एब्सोल्यूट मेजर से आप कंपेयर नहीं कर सकते। उनका साथी पार्टनर है रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स है उसमें यूनिट नहीं आता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम फाइंड करते हैं वो यूनिट लेस रहता है, उनका यूनिट नहीं होता है, राइट। अब आप दो या ज़्यादा सेट्स लेते हो डिफरेंट यूनिट के साथ, उनका आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करते हो, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का यूनिट है ही नहीं, राइट। वो एक रेशियो देता है, तो इजीली आप वो नंबर से उनको कंपेयर कर सकते हो कि किस में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या देगा, वेरिएबिलिटी देगा कि ऑब्जर्वेशन में कितने चेंजेस है, वो सेंट्रल वैल्यू से कितना चेंजेस है, तो वो देते हैं वेरिएबिलिटी, राइट। सो रिलेटिव मेजर्स में तो यूनिट नहीं होता है, तो इजीली दो या ज़्यादा सेट हो उनको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वही डेफिनेशन में, अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच इज़ फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर सेट्स of data having different unit of measurement can compared only by relative measures of dispersion. Okay, यहाँ पे यूनिट नहीं होता, यहाँ पे हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। After that, generally a measure of relative dispersion is the ratio of measure of an absolute dispersion observation of a set to an appropriate average of the observation. Absolute dispersion और appropriate average का रेशियो रहता है। The relative measures of dispersion is known as coefficient of dispersion, as it is independent of unit of measurement of the observation of data. तो जो relative measure है उनको coefficient of dispersion भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका यूनिट नहीं होता है, यूनिट से इंडिपेंडेंट है। ओके, इसीलिए रिलेटिव मेजर्स है उनको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी बोला जाता है। अब हम ये देखते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है क्या। जैसे हमने पिछले चैप्टर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा था, मीन मीडियन मोड, right? So in similar way, here we have measures of dispersion. In that we will learn about the range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. Okay, in this chapter we will study about range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. Okay, median deviation भी होता है, बट वो कॉमर्स के सिलेबस में नहीं है, वो साइंस के सिलेबस में है। ओके, 11-12 साइंस के कॉमर्स में मीडियन डेविएशन भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले है रेंज। अब रेंज क्या होता है? रेंज हालांकि 7-8 स्टैंडर्ड में भी है कॉन्सेप्ट, जो डेटा हैंडलिंग करके चैप्टर आता है उसमें। रेंज बहुत ही इजी है, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा उनका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? अब यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। एब्सोल्यूट मेजर में इसको रेंज बोला जाता है। ओके, तो रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा रेंज का फॉर्मूला है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो जो आपके पास डेटा है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करो, लोवेस्ट वैल्यू फाइंड करो, दोनों को सबट्रैक्ट करो, आपको मिल जाएगी रेंज। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा is called the range and it is denoted by the symbol R. R for range and formula is XH, that means highest observation, XL that means lowest observation. So XH minus XL. Okay, highest observation minus lowest observation, XH minus XL. After that, relative range, it is relative measure. Okay, this is absolute measure, this is relative range, relative measure. So here formula is XH minus XL, that means जो absolute का है वो न्यूमरेटर रहेगा और डिनोमिनेटर में उनका एडिशन आएगा। ओके,
रिलेटिव रेंज का फॉर्मूला है एक्स एच माइनस एक्स एल, दैट मीन्स हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ये जो है एक रेशियो देता है, राइट। इसमें यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर का जो यूनिट आता है वही यूनिट डिनोमिनेटर का भी होता है और यूनिट यूनिट कट हो जाते हैं, राइट। इसलिए एक रेशियो देता है जहाँ पे ऊपर आपको हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन करना है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, ये फॉर्मूलास आपको लर्न करने होंगे। रेंज एक्स एच माइनस एक्स एल और रिलेटिव रेंज में एक्स एच माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई एक्स एच प्लस एक्स एल। ओके, ये फॉर्मूला याद रखने हैं। और ये जो रिलेटिव रेंज है उसको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी बोला जाता है। अभी अभी हमने रिलेटिव मेजर में देखा था, इनको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी बोला जाता है। तो रिलेटिव रेंज है, उसका दूसरा नेम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना हो तो भी एक्स एच माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई एक्स एच प्लस एक्स एल। ओके, ये है रेंज का फॉर्मूला और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो है उसका यूनिट नहीं आएगा, एक्चुअल रेंज है उसका यूनिट आएगा। ओके, आफ्टर दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंज। हालांकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस, द रेंज इज़ वेरी क्लियरली डिफाइंड। ओके, बहुत ही क्लियरली इनकी डेफिनेशन है जिससे हम इजीली रेंज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और कोई भी ये फॉर्मूला जस्ट पढ़ के भी ये सीख सकता है कि कैसे रेंज फाइंड की जाती है। इट्स कंप्यूटेशन इज़ सिंपल, इनकी कैलकुलेशन भी है वो भी बहुत ही ईजी है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज इज़ अ यूजफुल मेजर स्पेशली व्हेन वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा इज लेस। रेंज का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो कब होता है? जब वेरिएबिलिटी कम हो। ओके, ऑब्जर्वेशन के अंदर वेरिएबिलिटी कम हो तब रेंज है वो वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट हो जाता है। ओके, एंड डिसएडवांटेजेस, ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा आर नॉट यूज इन द कंप्यूटेशन ऑफ रेंज। क्योंकि जो रेंज का फॉर्मूला है वो है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। सो ओनली 2 ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके ही रेंज फाइंड की जाती है। तो सभी ऑब्जर्वेशन का यूज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो डिसएडवांटेजेस है। क्योंकि सभी ऑब्जर्वेशन का यूज़ होगा तभी हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, प्रॉपर आंसर मिल पाएगा। रेंज इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। ओके, जो रेंज है उनके ऊपर सैम्पलिंग की सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। सैंपल आप चेंज करते हो तो रेंज चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो रेंज सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन के साथ सेंसिटिव है, मतलब कि चेंज होता है रेंज का आंसर। थर्ड है, इट इज़ नॉट अ सूटेबल मेजर फॉर एल्जेब्रिक ऑपरेशन। ओके, फॉर एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो होते हैं उसमें रेंज जो है वो सूटेबल मेजरमेंट नहीं रहता। और लास्ट वन है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग ओपन एंडेड क्लासेस। ओके, क्लासेस जो है वो ओपन एंडेड हो गए तो आपको हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ से आप रेंज फाइंड नहीं कर सकते। ओपन एंडेड मतलब ऐसा लिख दिया कि मोर देन 30, बट वो कहाँ तक, तो हाईएस्ट जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में रेंज फाइंड नहीं हो पाएगी। ओके, कुछ पॉइंट्स भी है। रेंज इज यूजफुल इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स which measure the variability within the samples taken from the production. ओके, तो जो वेरिएबिलिटी है जो चार्ट्स के अंदर वो जब आइडेंटिफाई करना हो तब रेंज है वो वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट है। इफ वेरिएशन इज नॉट वेरी लार्ज देन द रेंज इज यूजफुल। कि रेंज कम हो, वेरिएशन की वेरिएबिलिटी कम हो, तब रेंज का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इन आवर डे टू डे प्रॉब्लम्स लाइक daily sales in a supermarket, temperature of a city, expense of petrol by two-wheeler or car, etc. are generally expressed in the form of interval in which it lies, and the range of the data can be known from it. Okay, temperature, expenses वो सभी जो डिटेल्स है वहाँ पे हम इजीली हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो रेंज हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो ये हुआ रेंज का कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज ये दोनों पोजिशनल डेविएशन है। ओके, इनको पोजिशनल मेजर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये पोजीशन पे मेनली डिपेंड करते हैं। मतलब ये दोनों ही केसेस में हमें डेटा को अरेंज करना पड़ता है और पोजीशन के बेस पे हम रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर फाइंड करते हैं, इसीलिए इनको पोजिशनल मेजर्स भी बोला गया है। ओके, रेंज में अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अरेंज करना पड़ता है डेटा, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन we need to find from this ascending otherwise descending order, and from that we can find the answer of range. And in quartile deviation we need to first of all find the first quartile and third quartile. Okay, and we already know that quartile, for finding out the answers of quartile, first of all we need to arrange the data either in ascending otherwise in descending order. After that, by using the formula we can find the q1 and q3 that we already find in our chapter number 3, राइट। और उन दोनों का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए दोनों पोजिशनल मेजर्स है। देखते हैं अब इनके अंदर क्या क्या है। सो क्वार्टाइल डेविएशन, हियर वी नो डेट ओनली एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, वी नो डेट ओनली एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, दैट मीन्स लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस आर यूज इन द कंप्यूटेशन ऑफ रेंज। ओके, रेंज में तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का ही यूज़ हुआ है। सिमिलरली बाय यूजिंग द पोजिशनल मेजर्स नोन एज फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3 अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन नेमली क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑब्टेन्ड। ओके, ये भी पोजिशनल मेजर्स है क्योंकि इसमें भी हमें ओनली Q1 और Q3 ये दोनों की रिक्वायरमेंट है, बाकी के ऑब्जर्वेशन इसमें कंसिडर नहीं होते, राइट। Q1 से लेके Q3 तक के ही ऑब्जर्वेशन जो है वो यूज़ होते हैं। सो इसलिए ये भी पोजिशनल मेज़र है जो पोजीशन पे डिपेंड करता है। द मेजर्स ऑफ वेरिएशन डिफाइंड बाय यूजिंग द मिडल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। जो मिडल के 50% ऑब्जर्वेशन है उसमें जो डेविएशन रहता है उसको बोला जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, द मेजर्स ऑफ वेरिएशन, जो मिडल 50% ऑब्जर्वेशन में जो वेरिएशन आता है वो होता है क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, सो मेजर्स ऑफ वेरिएशन डिफाइंड बाय यूजिंग द मिडल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, हालांकि ये डेफिनेशन वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें मेनली इनके जो फॉर्मूलास है वो लर्न करने हैं। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पे इनका फॉर्मूला दिया गया है QD। क्वार्टाइल डेविएशन को QD से रिप्रेजेंट किया जाता है। Q मीन्स क्वार्टाइल एंड स्मॉल d फॉर डेविएशन। सो क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, एंड क्वार्टाइल डेविएशन is also known as semi-interquartile range. Quartile deviation it is also called semi-interquartile range, इसको सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पे जो दिया है वो ये रेशियो ही शो कर रहा है, मतलब ये रेशियो है Q3 माइनस Q1 बाई 2, और इसको और कौन से नाम से बोला जाता है, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब ये नेम इसको क्यों दिया गया है उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि यदि हम डेटा को पहले अरेंज करें तो सबसे पहले Q1 आएगा 25% में। पहले तो हमें एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, राइट। सो एसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले Q1 25% पे, मीडियन आएगा 50% पे, 75% पे आता है हमारा Q3। ओके, अब Q1 से लेके M मीडियन तक का डिफरेंस फाइंड करो। ओके, M को Q2 भी बोल सकते हैं, Q2 और मीडियन दोनों सेम ही है। ओके, तो मीडियन से लेके Q1 तक का डिफरेंस फाइंड करो और मीडियन से लेके Q3 तक का डिफरेंस फाइंड करो। मीडियन से लेके Q1 तक का डिफरेंस फाइंड करो एंड मीडियन से लेके Q3 तक का डिफरेंस फाइंड करो। तो ये डिफरेंस को बोला जाता है M माइनस Q1, यहाँ पे Q3 माइनस M। Q3 में से M माइनस करो और M में से Q1, तो इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा, राइट। सो Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1, इन दोनों की एवरेज लेनी है।
ओके, इन दोनों की क्या लेनी है, एवरेज। एवरेज लेने के लिए क्या करना पड़ता है, एडिशन डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे Q3 माइनस एम प्लस एम माइनस Q1 दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। ओके, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो इनकी एवरेज मिलेगी। तो यहाँ पे एवरेज के लिए क्या करना होगा हमें, Q3 माइनस एम प्लस एम माइनस Q1 दोनों का एडिशन हो गया डिवाइड बाय 2। ये माइनस एम प्लस एम कैंसल, तो ऊपर से क्या बचा, Q3 एंड हियर माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो यही इनका फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का। ओके, सो क्वार्टाइल डेविएशन QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। ओके, after that, if QD is divided by the mean of Q1 and Q3, we get the relative measure of quartile deviation. ओके, पहले था वो एब्सोल्यूट मेजर था, अब रिलेटिव मेजर। तो रिलेटिव मेजर में क्या होता है कि ऊपर तो QD ही आता है, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 बाई 2। उनको किन के साथ डिवाइड करना है, तो कि Q1 एंड Q3 दोनों की एवरेज लो। ओके, Q1 एंड Q3 दोनों की एवरेज लो और उनकी एवरेज के साथ इनको डिवाइड करना है। तो एवरेज कैसे मिलेगी, Q3 प्लस Q1, एवरेज के लिए दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। ये डिवाइड बाय 2 कैंसल, सो इन न्यूमरेटर Q3 माइनस Q1 एंड इन डिनोमिनेटर Q3 प्लस Q1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, ये फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ओके, और रिलेटिव क्वार्टाइल डेविएशन, इनको दूसरा क्या नाम दिया जाएगा, कोएफिशिएंट वाला, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। राइट, रिलेटिव मेजर्स को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी बोला जाता है, सो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पे भी हमारे लिए कितने फॉर्मूला हुए, दो। एब्सोल्यूट मेजर, दैट मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन, फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उनके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें लर्न करने होंगे, ये दोनों फॉर्मूलाज को याद रखना होगा। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए Q3 माइनस Q1 बाई 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, अदरवाइज रिलेटिव क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ओके, वन मोर थिंग, एक क्वार्टाइल डेविएशन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज भी है, सॉरी वो हम एडवांटेज में ही डायरेक्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला एडवांटेज, द क्वार्टाइल डेविएशन इज अ क्लियरली डिफाइंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। The quartile deviation is a clearly defined measures of dispersion। मतलब ये बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया जाता है, इनकी डेफिनेशन है वो बहुत ही क्लियर एंड कट है, Q3 माइनस Q1 बाई 2। ओके, और ये पोजिशनल मेजर्स है और इनकी भी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी होती है, इसलिए सेकंड एडवांटेज है, इट्स कंप्यूटेशन इज सिंपल। ओके, इट्स कंप्यूटेशन इज सिंपल, कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है इसमें भी। थर्ड है, its value is not affected by unusually small or large observations of the data, as only middle observation are taken into account for the computation of quartile deviation। तो क्वार्टाइल डेविएशन का जो आंसर है उनके ऊपर बहुत बड़े ऑब्जर्वेशन या तो बहुत छोटे ऑब्जर्वेशन की कोई इफेक्ट नहीं आती, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन में ओनली मिडल ऑब्जर्वेशन है उनको ही कंसिडर किया जाता है, उनका ही यूज़ किया जाता है। राइट, सो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन हो और सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन हो वो तो लास्ट कॉर्नर पे रहते हैं, उनकी इफेक्ट क्वार्टाइल डेविएशन पे नहीं आएगी। ओके, सो क्वार्टाइल डेविएशन पे बड़े ऑब्जर्वेशन और छोटे ऑब्जर्वेशन की इफेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि हमें मिडिल ऑब्जर्वेशन 25% to 75% वही कंसिडर करना है। ओके,
After that, fourth and very important advantage of this method, it is the only measure it is the only measure of dispersion which can be computed if frequency distribution has open classes. Okay, if frequency distribution table has open ended classes, ओके ओपन एंडेड क्लासेस हो तब ओनली क्वार्टाइल डेविएशन ही फाइंड किया जा सकता है और कोई भी डेविएशन फाइंड नहीं किया जा सकता और कोई भी वेरिएंस फाइंड नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जब भी ओपन एंडेड टाइप हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया हो तब ओनली एक ही डिस्पर्शन हम यूज़ कर सकते हैं, वो है क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज और ये बहुत ज़रूरी एडवांटेज है, क्योंकि क्वेश्चंस में काफ़ी बार ऐसा होता है कि ओपन एंडेड क्लास दे देते हैं और लिखा जाता है कि सूटेबल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करो। ओके, सो उस टाइम पे सूटेबल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आपका क्या होगा, वो होगा क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, तो जब भी ओपन एंडेड मिलेगा, जब भी ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा तब हम किसका यूज़ करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन का। ओके, यही एक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है जो ओपन एंडेड के लिए यूज़ किया जा सकता है। आफ्टर दैट इनके डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला डिसएडवांटेजेस, द फर्स्ट 25% एंड द लास्ट 25% ऑब्जर्वेशंस आर इग्नोर्ड फॉर ऑप्टेइंग क्वार्टाइल डेविएशन, thus all the observation are not used in the computation in the measure। ओके, क्वार्टाइल डिवीजन जब हम फाइंड करते हैं तब 25% से लेके 75%, इट मीन्स लास्ट 25% ऑब्जर्वेशन को ही काउंट किया जाता है। ओके, मतलब ये पूरे ऑब्जर्वेशन हो, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 75%, तो यही ऑब्जर्वेशन को काउंट किया जाता है। तो फर्स्ट 25% और लास्ट 25% जो ऑब्जर्वेशन है होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है क्वार्टाइल डिविएशन में। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी सभी ऑब्जर्वेशन का यूज़ नहीं होता, राइट। और हमने पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था कि सभी ऑब्जर्वेशन का यूज़ हो तब हमें प्रॉपर मेजरमेंट मिल सकता है। तो रेंज में भी एक प्रॉब्लम था कि ओनली दो का ही यूज़ किया जाता था, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का, राइट, और किसी ऑब्जर्वेशन का यूज़ नहीं होता था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, मिडल जो 50% ऑब्जर्वेशन है ये वाले, इनको ही कंसिडर किया जाता है, आगे पीछे के नहीं। तो ये भी कंप्लीट मेजरमेंट नहीं है, मतलब एकदम श्योर जो बोलते हैं वैसा डिस्कशन नहीं है ये। आफ्टर दैट इट इज़ नॉट अ सूटेबल मेजर फॉर एल्जेब्रिक ऑपरेशन। एल्जेब्रिक ऑपरेशन के लिए रेंज भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यूज़ नहीं किया जाता, और क्वार्टाइल डिवीजन का भी यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन इज दिस इज नॉट अ स्टेबल मेजर विथ रिस्पेक्ट टू सैम्पलिंग। ओके, सैम्पलिंग चेंज होगा तो क्वार्टाइल डिवीजन का आंसर भी चेंज होगा। तो रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन दोनों सैम्पलिंग विथ रिस्पेक्ट टू सैम्पलिंग है और स्टेबल नहीं है, दोनों के आंसर है वो फिक्स नहीं रहते, चेंज होते हैं, वेरिएबिलिटी आती है। और लास्ट है द मेजर इज लेस एप्लीकेबल इन द एडवांस स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एडवांस स्टडी के लिए भी क्वार्टाइल डिवीजन का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, सो हियर आवर second topic, it's a quartile deviation, it is even complete. Okay, we need to remember all the formulas, this theory are not important. Okay.